हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर एम एस खान फिज़िक्स के साथ हाजिर हैं और आज का चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी हर पार्टिकल, हर बॉडी, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें एनर्जी होता है। हम लोग के अंदर भी एनर्जी है। अब ये एनर्जी जो है किसी डायरेक्शन में नहीं होता है, तो हम लोग उस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए वर्क से मेज़र करते हैं। तो एनर्जी इज़ मेजर्ड बाय द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी आप फोर्स कितना लगा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे आपकी एनर्जी काउंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर है ये पूरे फिज़िक्स के चैप्टर्स में टॉपिक वर्क, पावर, एनर्जी का यूज़ जो है वो मिलेगा और इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स, जिसे आप लाइक करते हैं। आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही फेवरेट है आपके लिए, मेरे लिए भी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और पढ़ाने में आपको बड़ा मज़ा आता है और इसका रिज़ल्ट मुझे तब मिलेगा जब आपको हम सिखा पाएंगे। तो उम्मीद है आप सीख पा रहे हैं। फिज़िक्स आपके लिए आसान लग रहा होगा और भी आसान बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो साथ दीजिएगा और जो है अपनी पढ़ाई को, क्योंकि ये फिज़िक्स आपके करियर को बेहतर बना सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ फिज़िक्स को लेकर ही है, उसके न्यूमेरिकल्स को लेकर की है, तो हम आपके फिज़िक्स को बेहतर करने आए हैं। क्योंकि आप अगर ड्रीम रखे हैं डॉक्टर बनने का, तो ये फिज़िक्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, IITian बनना चाहते हैं, तो ये फिज़िक्स आपको पढ़ना होगा। डिफेंस में जाना है, अगर आप NDA करना चाहते हैं, वहाँ भी फिज़िक्स, एयरफोर्स में अगर जाना चाहते हैं, वहाँ भी फिज़िक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर कॉमन है सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके लिए आज का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जो आपके 11th बोर्ड है, वहाँ पर भी ये फिज़िक्स का जो क्वेश्चन होगा वर्क, पावर, एनर्जी से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसे हम वर्क, पावर और एनर्जी का कहते हैं। तो वर्क, पावर, एनर्जी जो है, इसमें सबसे पहला जो टर्म है वर्क का है। हम लोग आए दिन कहते हैं कि वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कार्य हो रहा है, लेकिन हम गौर से अगर देखें उसे, तो जो काम करने वाला है वो किस रूप में कर रहा है, कैसे हम कहेंगे कि उसको कि ये वर्क कर रहा है। फिज़िक्स के भाषा में वर्क को डिफाइन करना है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, कोई भी लगा रहा है अगर वर्क करने में, और फोर्स से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो बॉडी मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है उसी फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो वर्क कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। फिज़िक्स के डेफिनेशन से ये पता चलता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे फोर्स को अगर लगाएं तो वो बॉडी डिस्प्लेस हो और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस फोर्स के डायरेक्शन में है, तो फिर हम उसे वर्क कहेंगे बाय द फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्क को मेजर करेंगे हम लोग, वो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज मेजर्ड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चूँकि वर्क स्केलर है, वर्क को मेज़र करने के लिए या एनर्जी को के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए जो वर्क आप करेंगे वो वर्क मैग्नीट्यूड से ही फाइंड आउट होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, यानी वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। तो यहाँ पर वर्क जो है वो क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पर वर्क को आप उसके मैग्नीट्यूड से फाइंड आउट करेंगे, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी उसके डायरेक्शन को आप पता नहीं कर सकते हैं। विदाउट डायरेक्शन जो है ये वर्क मेजर हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर भी एनर्जी है, किसी भी पार्टिकल में एनर्जी है, किसी भी बॉडीज़ में, चाहे वो आपके सन की बात कर लें, चाहे वो किसी प्लैनेट की बात कर लें, या एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, सभी में एनर्जी है। और वो एनर्जी कितना है किसी में, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वर्क आपको करना होगा, और उसी वर्क से ही पता चलेगा कि उसमें कितनी एनर्जी। क्लियर है? और वर्क के लिए यहाँ पे ज़रूरी है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डायरेक्शन। तो उम्मीद है आप समझ गए कि वर्क को कैसे डिफाइन करना है। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और उसको F फोर्स से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है वो पुल कर रहे हैं। अलग अलग फिगर में आप यहाँ पर देखिए, तो इधर से ये पुश किया जा रहा है, इधर से ये पुल किया जाता है। ये कहाँ पर है, ऑन स्ट्रेट टेबल अगर कह दिया जाए तो सीधा खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं आप सीधा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने में लगा रहे हैं, वहाँ पे भी वर्क होगा। तो डिफरेंट जो है पोजीशन में अगर ब्लॉक है या उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी जो है वो डिफरेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो डिफरेंट होगा। आगे बात करेंगे कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क क्या होगा। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड वर्क का क्या होगा। या एक दूसरे के अपोजिट है, फोर्स आप लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा। तो बात समझेंगे आगे। लेकिन अभी जो फिगर दिख रहा है वो ये बताता है कि अगर एक ब्लॉक को आप F फोर्स से पुल करते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट इस सरफेस पर, ठीक है, एक टेबल है और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, या एक रोड है और स्ट्रेट रोड है और उस पर एक कार है और उसको आप पुल करते हैं, ठीक है, वो F फोर्स से, और ये डिस्प्लेस करता है, ये कार उस रोड पे मूव करता है इसी डायरेक्शन में। तो देख क्या रहे हैं कि फोर्स तो आपने इधर लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, तो फोर्स के डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आपको यहाँ पर कंसीडर करना होगा। यानी फोर्स का डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट के थीटा एंगल पर है। तो जो थीटा एंगल है वो ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? तो थीटा जो है वो मेजर कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है और फोर्स जो है वो आपका इधर है। तो जो वर्क होगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है वो F डॉट S से मेजर होगा, ये वेक्टर का साइन होगा, और ये बताता है कि फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर एक वेक्टर है, और उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्क स्केलर है। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसी वर्क को Fs cos थीटा के रूप में भी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को अगर फाइंड आउट करना है, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो वो F डॉट S इक्वल है Fs cos थीटा के। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो AB cos थीटा है। क्योंकि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप इधर लाइएगा तो F cos थीटा होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम उस पे लगने वाले फोर्स से जो वर्क होगा वो Fs cos थीटा के रूप में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर थीटा जो कह रहे हैं बार बार वो ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन है। अब डिफरेंट वे में अगर हम लोग ले कि थीटा जो है अगर बदल रहा है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि सपोज कर ले कि F जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, यानी किसी ब्लॉक पे अभी जो लग रहा था वो एक कांस्टेंट फोर्स है।
यानी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो या 100 न्यूटन का, ये थ्रू आउट जो है वही मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लग रहा है। तो वर्क जो होगा इस ब्लॉक के ऊपर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे m था और इस पे F फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स हमेशा उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है, लेकिन ये तो डिस्प्लेस कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज करता है। तो एक कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क होगा वो वर्क इज इक्वल टू, अभी अभी लिखे थे, वो है Fs cos थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है छोटा हो, तो हम लोग F डॉट ds भी लिख सकते हैं, F डॉट ds cos थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन हमने कहा कि थ्रू आउट जो है फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर चेंज कर रहा है, तो ये जो चेंज कर रहा है उसके साथ जो वर्क होगा वो Fs cos थीटा के रूप में होगा। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क ज़ीरो भी हो सकता है, या वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऊपर। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में है तो वहाँ पर वर्क पॉजिटिव होगा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव होगा, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर वर्क ज़ीरो होगा। तो वर्क ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको आगे हम लोग यहाँ पर समझते हुए बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू सपोज कर लें पॉइंट नंबर 1 कि थीटा जो है वो इक्वल टू 0 है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि एक ब्लॉक को आप या तो पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स को अगर इधर दिखा दें तो फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है, तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 0 है, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो जो वर्क होगा यहाँ पे वो होगा Fs cos थीटा। थीटा जो है वो 0 है और इसलिए W इज इक्वल टू Fs। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और cos का जो वैल्यू होगा वो 0 पर मैक्सिमम होता है, 1 के रूप में होता है। और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू cos कर लें और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है उस पर अगर देखें तो यहाँ वर्क मैक्सिमम होगा, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर अगर देखा जाए तो वर्क विल बी मैक्सिमम। और ये तब पॉसिबल है जब आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स से उस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है, इधर आप पुश कर रहे हैं और ये इधर ही जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर Fs जो है वो मैक्सिमम वर्क होगा, यानी कि जो वर्क की बात करेंगे वो Fs के रूप में होगा। क्लियर है। इस पे और भी हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसके यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क क्या होगा, स्केलर। इसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं है स्टूडेंट, तो ये स्केलर है। दूसरा इसका यूनिट देखेंगे तो SI यूनिट जो है वो जूल होता है। जूल प्री स्कॉट जूल, फुल फॉर्म जो है यानी इसका पूरा नाम है प्री स्कॉट जूल। ये इंग्लैंड का है और इन्होंने जो है बहुत सारे ब्रांचेज में फिज़िक्स के खासकर वहाँ पे इन्होंने इन्वेंट किया है, और ये वर्क को बताने की कोशिश किया है मैकेनिकल वर्क के रूप में कि वर्क जो है वो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसका SI यूनिट जो है वो यहाँ पर अपने नाम पर है, और वो जो नाम है यहाँ पे प्री स्कॉट जूल, तो हम लोग सिंपली जूल कह रहे हैं। ये SI यूनिट है क्योंकि वर्ल्ड फेमस है ये, और एक साइंटिस्ट इनके नाम पे यहाँ पे उसकी यूनिट पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है, इसलिए ये जूल जो है वो SI यूनिट है। CGS यूनिट की बात करें अगर वर्क का, CGS यूनिट की बात करें CGS, तो CGS यूनिट अगर वर्क की बात करेंगे तो वो होगा अर्ग, ERG, स्मॉल में ही लिखा जाएगा, यूनिट कोई भी होता है तो अर्ग। अब अगर 1 जूल की बात करें CGS में चेंज करें तो ये 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर है। क्लियर है। जूल SI यूनिट है। अब हम इसका SI यूनिट जो है ड्राइव यूनिट में निकालते हैं। कौन सी यूनिट, ड्राइव यूनिट ऑफ वर्क।
आप अभी अभी पढ़े कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस, और आप ये जानते हैं कि फोर्स जो है वो न्यूटन है, तो आप न्यूटन पहले लिख लीजिए और मीटर, तो ये न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। और न्यूटन मीटर अगर आप लिखते हैं तो इस न्यूटन को आप ड्राइव यूनिट में चेंज करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा न्यूटन का केजी, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू मीटर। देखिएगा स्टूडेंट कि इसका ड्राइव यूनिट जो है वर्क का वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट में है और वो ड्राइव यूनिट के फॉर्म में। तो एसआई में अगर वर्क का यूनिट देखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप सीजीएस में देखते हैं तो ये होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को इस रूप में कन्वर्ट किया है तो वो यहाँ पर 1 जूल कह रहे हैं, ये जूल के बराबर है और ये आपका अर्ग के इक्वल है। यानी ये जो आप कहेंगे ये अर्ग है और ये जो कहेंगे वो जूल है। तो 1 जूल इज इक्वल टू, एक बार इस तरह से लिखे तो वो 10⁻7 है। इसी को चेंज करने में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 और उसका स्क्वायर है। तो इस तरह से ये 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होगा। तो ये यूनिट जो है वो आपका सीजीएस यूनिट है। और भी यूनिट है जिसको आप एफपीएस यूनिट के रूप में भी जानते हैं। अगर हम इसमें वर्क का एफपीएस यूनिट देखें तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो एफपीएस यूनिट ऑफ वर्क। एफपीएस यूनिट स्टूडेंट यहाँ पर जो होगा उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें वर्क इज इक्वल टू एफ एस है। ये एफ जो है वो पाउंड है, पाउंड जो समझते हैं PUND, जिसको LB से शो करते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको फीट से, ठीक है। तो पाउंड जो है LB और फुट ये आपका वर्क का एफपीएस यूनिट है। पाउंड फीट जो है वो एफपीएस यूनिट है। और हम अगर एक पाउंड फीट को चेंज करना चाहें जूल में तो 1.356 जूल के इक्वल होता है। याद रखिएगा कि अगर हम एफपीएस यूनिट को एसआई यूनिट में बदलें वर्क का, तो यहाँ पर 1 पाउंड फीट की बात करें तो 1 पाउंड फीट जो कि वर्क का एफपीएस यूनिट है वो इक्वल है 1.356 जूल। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक चीज़ और यहाँ पर देखते हुए चले कि यूनिट वर्क का हम लोगों ने तो देख लिया, अलग अलग रूप में देख लिया, और तीनों जो फॉर्मेट है एसआई जो होगा वो एमकेएस यूनिट भी होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है। वहाँ पर सीजीएस को भी हमने देखा है और एफपीएस यूनिट जो है एफपीएस सिस्टम में भी हमने वर्क का यूनिट को देख लिया। उसके रिलेशन को हमने एस्टैब्लिश किया कि वो रिलेशन जो यहाँ पर है वो जूल का सीजीएस में क्या है, यानी अर्ग के रूप में लिखेंगे तो वो क्या आएगा उसका मैग्नीट्यूड, या यहाँ पर फुट और पाउंड का जो है अगर हम बात करें रिलेशन जूल में तो हमने वो भी आपको बताया। आगे स्टूडेंट अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग देख रहे थे तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस है, और एफ को हम यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फाइनली जो है हमने लिखा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का है, और मीटर ये है। यानी हम जो बार बार कह रहे थे अभी वो ये था कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो वर्क का डिराइव यूनिट है, और इसी डिराइव यूनिट से हम उसके डायमेंशनल फार्मूला को देखेंगे। तो किलोग्राम अगर है तो वो मास का यूनिट है तो एम से लिख रहे हैं, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है एल से लिख रहे हैं, और इस पे जो पावर है वो स्क्वायर है, और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो वो यहाँ पर टी के रूप में है, और उस पर जो पावर है वो ये है। तो हम डायमेंशनल फार्मूला वर्क का देखें तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के रूप में। अब ये वर्क जो है डायमेंशनल फार्मूला अगर देखें तो सेम होता है टॉर्क,
से, यानी टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो यहाँ पर वर्क के इक्वल होगा। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, तो वर्क और टॉर्क यहाँ पर दोनों जो है सेम डायमेंशनल फार्मूला रखता है। और भी होंगे, अगर आप चेंज करके देखेंगे तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी को आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं वर्क के डायमेंशनल फार्मूला से, लेकिन यहाँ पे टॉर्क और वर्क जो है वो सिंपली जो है वो इक्वल डायमेंशनल फार्मूला एग्जिस्ट करता है। उम्मीद है आप समझ गए कि वर्क जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। अब जो पहला पॉइंट जो हमने लिया वो है कि थीटा 0 है, तो उस केस में वर्क मैक्सिमम हो रहा था। उसी बीच में हमने आपके वर्क के यूनिट डायमेंशनल फार्मूला को बताया। दूसरा केस अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो इस रूप में है और डिस्प्लेस कर रहा है वो इधर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट एर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में, फोर्स जो होगा वो यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इधर फोर्स लग रहा है तो देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, अगर इस सरफेस से इधर फोर्स लग रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों को फोर्स को देखिए, चाहे इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड दिखा दे F1 और F2 के रूप में, तो इससे फोर्स, इस फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है, या F1 फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी परपेंडिकुलर है। और जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है वहाँ पे वर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ वर्क जो है अगर देखें इस वाले फोर्स से तो वर्क 0, इस वाले फोर्स से भी देखेंगे तो वर्क 0। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, तो देख क्या रहे हैं स्टूडेंट्स कि F1 जो फोर्स है परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, और F2 जो फोर्स है वो भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो वर्क जो है वो यहाँ 0 है, यहाँ भी जो वर्क है वो 0 है। तो हम वर्क डन बाय द फोर्स F1 को अगर देखें, इससे जो वर्क होगा इस ब्लॉक के ऊपर वो F1 s cos 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, थीटा का वैल्यू 90 है, तो वर्क क्या हो रहा है 0। और उसी तरह से वर्क डन बाय द फोर्स F2 को अगर ले लें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रूप में है, उससे भी जो वर्क होगा वो 0 है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं, बहुत जगह पे एग्जाम्पल लिखा है कि एक कुली है और वो अपने सिर पे सामान लेकर के जा रहा है अगर किसी पैसेंजर्स का, तो वर्क जो कुली है वो 0 कर रहा है, क्योंकि जो सामान सिर पे लादा हुआ है वो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जो कुली है वो डिस्प्लेस कर रहा है रोड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर है उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो वहाँ पर भी जो वर्क है वो 0 है। तो वर्क को यहाँ पर फिजिकली जो डिफाइन करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से, और डिपेंड करता है एंगल के ऊपर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर थीटा 90 होगा तो वर्क क्या होगा 0। उसी तरह से सर्कुलर पाथ पे भी अगर हम लोग चलें, किसी सर्कुलर पाथ पे अगर थीटा का वैल्यू 90 ही है और वो यहाँ पर दिख जा रहा है, कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट? तो एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी जिसका मास सपोज कर लो m है और इसका रेडियस r है। यहाँ पे रेडियस दिखाने से इस तरह से दिखाते हैं कि रेडियस r है। फोर्स जो लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर वो सेंटर की तरफ भी लग रहा है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इधर जो है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। और इसके बीच का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टेंजेंट है, उस प्लेन के ऊपर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करें कि थोड़ा सा भी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स से वर्क होगा, यहाँ पे जो फोर्स है वो दो तरीके का, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों पे अगर हम कंसीडर करें तो वो दोनों फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पर उस वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के, और इसलिए जो यहाँ पर वर्क होगा वो भी Fs cos 90 होगा और 0। तो वर्क विल बी 0 ऑन ए गिवन पार्टिकल व्हेन इट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे या किसी भी क्लोज लूप पे जो वर्क होता है वो हमेशा 0 होता है।
ठीक है स्टूडेंट, कब ऐसा है, थीटा का वैल्यू 0 है। इसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे। इसी केस में अगर हम लोग और भी देखें, यहाँ पर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन अगर ये सन है और इसके चारों ओर कोई प्लैनेट जो है वो घूम रहा है, ठीक है, ये इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। सन को अगर हम यहाँ पे सेंटर मान लें, ठीक, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सन जितने मैग्नीट्यूड के साथ अर्थ को यानी प्लैनेट को, यहाँ पे प्लैनेट है अर्थ के रूप में सपोज करें और हम लोग इस पर ही रहते हैं, प्लैनेट इस तरह का 8 है और उसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है और हम एनिमल और मैन जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, हम लोग भी यहीं पर है अर्थ के ऊपर, और ये हमेशा घूमता रहता है सन के चारों ओर, ठीक है। तो सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे ये घूमता है और ये यहाँ पे जो फोर्स है सन और अर्थ के बीच वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और देख रहे हैं क्या कि प्लैनेट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस रूप में, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर फिर दिख जाएगा कि थीटा 90 अगर है तो वर्क विल बी 0। तो अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स से यानी सन जो है प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उससे जो वर्क होगा वो हमेशा 0 होता है। थोड़ी बहुत भी अगर वर्क कहीं से निकल कर आएगा सन के जरिए तो वहाँ पर बहुत बड़ा चेंज होगा और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हर बॉडी, जो भी प्लैनेट्स की बात कर लें या हेवनली बॉडी स्टार की बात कर लें या और भी एस्ट्रॉइड सब है, वो सब रिवॉल्व कर रहा है एक दूसरे पार्टिकल के चारों तरफ, एक दूसरे हेवनली बॉडी के चारों ओर, और इस वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच तो रहा है लेकिन वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। वह यहाँ पर जो कारण है वो है कि जो फोर्स, उस जो वर्क होगा उस फोर्स से वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। और जब फोर्स 0 होगा तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि उसका जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी प्लैनेट्स का या स्टार का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जब तक ये कांस्टेंटली मूव करेगा तब तक जो है वो बैलेंस रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं, यानी उस पर लगने वाला जो फोर्स है उससे जो वर्क हो रहा है वो हमेशा 0 होता है। तो ये कंडीशन कब है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा 90 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। फोर्स और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि तीनों कंडीशन में हमने देखा कि थीटा का वैल्यू 0 ले रहे थे तो वर्क पॉजिटिव हो रहा था, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे वर्क 0 हो रहा है। और अब जो तीसरा केस यहाँ पर लेकर के चलेंगे तो वो तीसरा केस कहेगा कि थीटा का वैल्यू अगर 180 है, यहाँ पर लिख देते हैं कि cos 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस में साइन आएगा वर्क का और वो यहाँ पर निगेटिव होगा, तो वर्क जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखें कि एक बॉल है और इस बॉल को आप ऊपर की ओर उछालते हैं, यहाँ तक आता है, इसकी हाइट h है जो कि s के रूप में है आपका, वो डिस्प्लेसमेंट ही है जो वर्टिकली अगर मोशन दिखाया जाए, अंडर ग्रेविटी जो मोशन है उसके लिए हाइट यहाँ पर h कंसीडर किया गया है, और हॉरिजॉन्टल मोशन में यही हाइट चेंज हो रहा था s के रूप में जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट और हाइट यहाँ पर वही सेम है सेंस में लीजिएगा। और इसका जो मास m है तो इसको अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं ऐसे, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की ओर लगा रहे हैं, और बॉल जो जा रहा है वो भी ऊपर ये जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो वर्क जो होगा यहाँ पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वो Fs के रूप में होगा। अब यहाँ पर F जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके बराबर है, तो यहाँ पर mgh, s की जगह पर यहाँ पर h लिखते हैं। तो mgh जो है ये वर्क है उस आदमी के जरिए, उस आदमी के द्वारा जब वो बॉल को ऊपर की ओर उछालता है। आप ऐसे भी समझो कि एक वेट लिफ्टर जो होता है वो जब अपने वेट को ऊपर उठाता है तो फोर्स आप ऊपर ही पुल करेगा उस वेट को,
और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे वर्क जो होगा उस आदमी से, उस वेट लिफ्टर से फोर्स जो लग रहा है उस डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा सेंस अगर यहाँ पर ये लगाया जाए कि बॉल जा तो रहा है ऊपर, लेकिन इसका जो फोर्स है वो इधर की ओर लग रहा है, वो फोर्स अर्थ के जरिए लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है ये फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो वर्क होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका वही है, लेकिन जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बात करेंगे, इधर आदमी है और ये बॉल को ऊपर उछाल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो अब देख रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के जब अपोजिट होगा तो वर्क जो होगा वो यहाँ पे पूरा अगर लिखें तो वो है एफ एस कॉस और 180 और 180 का वैल्यू अभी हमने लिखा -1, तो ये माइनस एफ एस हो गया। अब एफ की जगह पे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वैल्यू को बैठा सकते हैं, तो एम जी और एस की जगह पे हाइट, तो वर्क जो है यहाँ पर स्टूडेंट निगेटिव हो जा रहा है। कब? जब वो फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पर जो फोर्स कंसिडर कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। वेट लिफ्टर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स से वर्क पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे है दोनों में वही चीज़, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, अर्थ जो फोर्स लगाता है अपने सेंटर की तरफ खींचता है और उससे जो वर्क होगा वो यहाँ पे निगेटिव है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वर्क पॉजिटिव भी है, वर्क ज़ीरो भी है और वर्क यहाँ पर निगेटिव भी होता है। तो वर्क का डिफरेंट जो है साइन होता है, और पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है। अगर ज़ीरो की बात करें तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और अगर हम यहाँ पर निगेटिव वर्क की बात करेंगे तो फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से वर्क को आप डिफरेंट तरीके से समझ गए, इसकी यूनिट को आप समझ गए, इसके डायमेंशनल फार्मूला को समझ गए, अलग अलग जो सिस्टम में यूनिट है उसको भी हमने आपको बताया। अब जो बात करते हैं इस पे वो है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस जो है यहाँ पर एक दे रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे बनाना है। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, इसको पुल किया जा रहा है 50 न्यूटन से और डिस्प्लेस कर रहा है ये 10 मीटर, बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो वर्क जो है बट डन बाय द फोर्स, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स W = F(s) cos थीटा। यहाँ पे जो है ये 50 न्यूटन है तो एक कांस्टेंट फोर्स है, और जब भी कांस्टेंट फोर्स होगा W = Fs cos थीटा यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो Fs cos थीटा जो है F के रूप में दिख रहा है ये 50 न्यूटन, तो 50 डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर दिख रहा है 10 और 60 डिग्री है cos के रूप में, इसका वैल्यू 1/2। अगर ये 500 का हाफ करें तो 250 आता है, 250, और ये जूल में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो दिया हुआ है वो SI यूनिट में है, वर्क का ये SI यूनिट जूल होता है। तो आंसर जो दिखेगा यहाँ पे वो 250 जूल, ये आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है, ठीक है, H हाइट तक इसको आप उछालते हैं, H हाइट तक इसको उछालते हैं, तो फोर्स बाय थ्रोइंग पर्सन अगर कहें, जो थ्रो कर रहा है ऊपर की ओर, उस पर्सन से जो वर्क होगा, फोर्स जो है आपका ऊपर ही लग रहा है। अगर इधर देखें तो यहाँ फोर्स नहीं, वर्क मुझे निकालना है, तो वर्क जो होगा बाय द थ्रोइंग पर्सन, तो वो यहाँ पर क्या लिखेंगे mgh, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो उसी रूप में है। तो यहाँ पर 100 ग्राम है यार, इसको 1000 में डिवाइड करना होगा 1000 से, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। G का वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या तो 9.8 लीजिए या 10 लीजिए, आसान होगा कैलकुलेशन में, तो 10 ले लेते हैं। और हाइट कह रहा है कितने मीटर जा रहा है ये, तो 10 मीटर, पुट कर देंगे सीधा सीधी 10 मीटर। तो दोनों जीरो, अच्छा 1 2 3 जीरो यहाँ से ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 10 जूल। तो यहाँ पे जो आंसर हुआ कि 10 मीटर हाइट तक किसी बॉल को आप उछालते हैं ऊपर की ओर, तो जो वर्क आप करेंगे वो यहाँ पर 10 जूल के रूप में।
यानी आपके अंदर जो एनर्जी है, उस बॉल के अंदर जो एनर्जी है जिसको आप फेंक रहे हैं वो 10 जूल के रूप में। कौन सी एनर्जी है वो आगे बात करेंगे। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि 10 मीटर की हाइट तक किसी बॉल को फेंकते तो आपने उस पर कितना वर्क किया, जो फोर्स आप लगा रहे हैं। अगर इसी के फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो ये आंसर -10 जूल होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं ऊपर की ओर उसके अपोजिट है, और इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन जो वर्क का होगा, वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव के रूप में होगा। उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चंस को अब जो मिलेगा तो बना सकते हैं। और भी क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है कि ये है एक ब्लॉक जिसको आप 10 kg कह दीजिए, ये जो डिस्प्लेस कर रहा है 20 मीटर, ठीक है, और इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी से वर्क निकालना है। वर्क जो है डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे काम करता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे काम करता है वो mg के रूप में है। फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वर्क जो होगा वो यहाँ पर क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा कहा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, और ब्लॉक जो है या कार जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है रोड के ऊपर 20 मीटर। तो यहाँ पर डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे तो वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और जब ये परपेंडिकुलर है तो वर्क जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, और वो जो है यहाँ पे वो है वर्क डन बाय फोर्स। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स। स्टूडेंट ध्यान देना ये है कि सपोज करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है x, y और z। फोर्स है यहाँ पे F, और डिस्प्लेस कर रहा होगा वो किसी डायरेक्शन में, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट भी मान लिया इसी डायरेक्शन में चल रहा है, फोर्स के ही डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है। तो वो यहाँ पर इक्वेशन से डिराइव करते हैं, समझते हैं। यानी फोर्स जब आप लगा रहे हैं, एक ब्लॉक यहाँ पे बना देते हैं, और अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस रूप में लग रहा है, F = Fxi। ये F जो है वेक्टर है, और Fxi प्लस Fyj और प्लस Fz के, ठीक है। इस पार्टिकल के ऊपर जो F फोर्स लग रहा है वो उसके कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है वो Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk के रूप में। और अगर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है S, वो डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो किस रूप में लिख सकते हैं, क्या करा जाए इसमें, तो यहाँ पर मान लो S ही लिख रहे हैं, xi प्लस Syj और प्लस Sz के। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट है, यानी एक फोर्स जो F लग रहा है इस रूप में, उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह से हो रहा है। तो वर्क जो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन बाय फोर्स, जो यहाँ पर F है वो डॉट प्रोडक्ट में है स्टूडेंट, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो है F.S। अब F.S जो है यहाँ पर F का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क होता है और हम इसका वर्क फाइंड आउट करते हैं। तो ये सबको हटा देते हैं। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहे हैं। अब यही दो जो है वेक्टर है और इसका जो है हमको वर्क निकालना है, तो वर्क = F.S होता है, यानी मल्टीप्लाई। डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में आता है दो वेक्टर का, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके कुछ
रूल से बंधा हुआ है वो रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। यहाँ आई डॉट आई जो होगा डॉट प्रोडक्ट में वो 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो जहाँ पर आई डॉट जे या डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वहाँ 0 होगा, लेकिन जब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा। तो उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर वर्क को फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डॉट एस यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे वही उसका आंसर दिख जाएगा। तो क्या दिख जाएगा, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, ये आंसर हो गया। आई डॉट आई 1 होता है इसलिए वहाँ से वो दिख नहीं रहा है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो इस तरह से वर्क जो है वो एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड के रूप में दिखेगा। अब एक चीज़ और है कि वर्क बराबर होता तो है एफ डॉट एस, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है एफ एस कॉस थीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एफ डॉट एस दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट डब्लू और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस रूप में है। तो एफ और एस जो है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, और जब ये मैग्नीट्यूड यानी एक वेक्टर जो एफ डॉट एस के रूप में इसको हम लोग फाइंड आउट किए हैं, हम लोगों ने ए डब्लू इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया है, एफ डॉट एस फाइंड आउट किया है, एफ डॉट एस फाइंड आउट किया है। और अब जो अब हम कहें कि एफ और एस के बीच का एंगल फाइंड आउट करिए तो आपको एफ डॉट एस बाई उस f का मैग्नीट्यूड और s का मैग्नीट्यूड से उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को देख सकते हैं। तो पहले हम लोग इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया है उसके हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम आपसे कराएंगे, और दूसरा जो एंगल है यूज़ कर रहे हैं जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डायरेक्शन को बताता है वो थीटा को भी फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं इस पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि वेक्टर जो है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के रूप में लेना है, और जो वेक्टर यहाँ पर है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है और वो स्केलर यहाँ वर्क के रूप में, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ही तो यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसी को समझना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सपोज करो कि f इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 11 के एक फोर्स है जो इस रूप में है स्टूडेंट, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो s इज इक्वल टू 5i प्लस 2j प्लस 7 के, ऐसा कुछ है जो दिया हुआ है। यानी जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है इस 3i माइनस 5j प्लस 11k के रूप में, अगर ये न्यूटन है यहाँ पे और ये मीटर है, तो डिस्प्लेस जो कर रहा है वो इस रूप में कर रहा है, तो इसका जो वर्क होगा उस फोर्स से वो एफ डॉट एस होगा। अब एफ डॉट एस होगा तो एफ का वैल्यू ये है, आप पुट करेंगे 3i माइनस 5j प्लस 11k, और दूसरा जो यहाँ पर डॉट में है वो है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो वो है 5i प्लस 2j प्लस 7k। स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट है तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, यानी आई डॉट आई 1 होता है तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 3 जा 15 प्लस 3i और 5i को मल्टीप्लाई किया 15। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5j और प्लस 2j को, तो माइनस 10 j डॉट j 1 हो जाता है, साइन लेकिन प्लस माइनस माइनस है और दोनों ये प्लस है k के रूप में जो दिख रहा है, तो 11 7 जा 77। तो स्टूडेंट आप इसको ऐड करिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। यानी 7 और यहाँ पे 5 12 हो गया, और 7 और 8 92 माइनस 10 यानी क्या दिखा 82 जूल। तो 82 जूल जो है यहाँ पर वर्क होगा अगर ये फोर्स इस रूप में है और उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऐसा दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन को दर्शाता है, और अगर यहाँ फाइनली डिस्प्लेस कर रहा था तो वो यहाँ पर इक्वेशन यूज़ किया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और उस पे लगने वाले फोर्स से जो वर्क होगा उसको देखें, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर उसको भी समझते हैं। If the position of
a car changes from point A, यहाँ दिया हुआ है 357 मीटर टू पॉइंट B 7911 मीटर। कोई एक माइनस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। और बाई ए फोर्स F इज इक्वल टू, या बाई ए फोर्स F, उसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देता हूँ 6I प्लस 3J प्लस 9K। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फोर्स है जो F के रूप में है और वो इस रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर लिखे हैं, अगर सबको इस रूप में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोऑर्डिनेट के रूप में। तो 379 न्यूटन। इसको भी हटा देते हैं। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये फोर्स है, ये इसका चेंज इन पोजीशन है। तो पोजीशन जब चेंज करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखना होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस फोर्स से, तो हम लोग उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम लोग इसको मिटाएं। आप पहले इसका पोजीशन जो है पहले देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस वाले को, ए पोजीशन वाले को, डिस्प्लेसमेंट को x1 मान लेते हैं। लिखेंगे 3I प्लस 5J प्लस 7K। ठीक है, मीटर में है ये, तो मीटर लिख देते हैं। और दूसरा जो पोजीशन चेंज कर रहा है x2 का, ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको लिखेंगे 7I माइनस 9J और प्लस 11। ये भी मीटर में है। तो यहाँ से यहाँ तक जब चेंज किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जिसको S कह रहे हैं, वो है x2 माइनस x1। चेंज इन पोजीशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है, और ये S के रूप में है। तो इसको आप क्या करिएगा, माइनस करिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये हट गया। तो देख लेते हैं क्या है, 7I माइनस 9J प्लस 11K। ठीक है स्टूडेंट, माइनस है x1, वो इस रूप में है, देखिएगा 3I प्लस 5J प्लस 7K, शायद दिख रहा होगा इधर। और अब इसका आंसर जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते क्या है, पहले माइनस में है ये, तो घटा देते हैं। 7 में से 3 गया 4I। अब देख रहे हैं क्या, ये माइनस है बीच में। अब देख रहे हैं क्या कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ऐड होगा, तो माइनस, लेकिन साइन रहेगा 14J। उसके बाद क्या है 11K, और ये माइनस 7 है, तो कितना बच गया, प्लस 4K। तो स्टूडेंट ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 4I माइनस 14J प्लस 4K। आप देख लीजिए, इसको आप अपने से भी चेकआउट कर लीजिए। मकसद ये है कि कंसेप्ट क्या है इसको देखना है, लेकिन उम्मीद है यही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ 4I माइनस 14J और प्लस 4K। अब जो फोर्स लग रहा है उससे वर्क निकालते हैं। इसको मिटाया नहीं क्योंकि फोर्स यही है, और ये फोर्स जो है दो वेक्टर का, अगर वर्क निकालना है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और फोर्स ये है। इसको आप 3I प्लस 7J और प्लस 9K, और डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट वो आपका ये आया है, डॉट 4I माइनस 14J प्लस 4K। और इसको आप डॉट प्रोडक्ट में यूज़ करिए और सॉल्व करिए। 3 4 जा कितना हो गया 12, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 7 जा, आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 14 है और 7 है, 7 28, 7 और 2 9, 98। प्लस माइनस क्या है, माइनस में है तो माइनस लेंगे। और अगला जो है वो है 9 4 जा
36 होता है स्टूडेंट। इसको आप सॉल्व करिए, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 1 4, 48 माइनस 98। देखते हैं इसका आंसर क्या आया। तो 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5, प्लस में या माइनस में, माइनस में, तो इतना जूल इसका आंसर है। तो ये जो वैल्यूज हमने दिया है, इस वैल्यू को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो होगा वो अलग अलग रूप में भी आपको दिखेगा, लेकिन जो फंडा है, जो कंसेप्ट है, वो आपको इसी तरह से बनाना है और ये आपके लिए सबसे आसान मेथड है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग इससे आगे वाली टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अपने टाइम को स्पेंड करिए और अपने फ्यूचर्स को, अपने ब्राइट फ्यूचर्स को बनाने की कोशिश करें। जितना मेहनत आप करेंगे उतना आपको ये फिज़िक्स आपके कैरियर को, आपके फ्यूचर्स को बेहतर करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।